देखो पहला टॉपिक है तरंग की चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को किसे मापते हैं? मीटर में। और समय को किसे मापते हैं? सेकंड में। ये क्या है? एक तरीके से मैंने तरंग की जो जैसे अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग का एक मैप बनाया आपके सामने। इसमें ये यहां से यहां तक क्या होती है, यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं बताओ? तुमने देखा होगा दो सुरंगों या फिर दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और हर डॉट डॉट पर क्या होता है? यहाँ कंपन करती है, उन कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये एक तरीके से यहाँ पर क्या है? आवर्ती नहीं है। यहाँ पर इस आवर्ती में क्या है? दो चीज आ गई। यहां से यहां तक कंपन होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? इस आयाम तक जा रही है। तो इस आयाम तक का जो ये है अधिकतम पॉइंट है, ये क्या है? आयाम है। यहां से यहां तक, ठीक है, टॉप जो पॉइंट है इसका। यहां से यहां तक क्या है? सुरंग है। और नीचे यहां से यहां तक क्या है? गर्त है। तो गर्त या विरलन, तो तरंग की जो चाल होती है ना, वो होती है दूरी बट्टा समय। लेकिन दूरी को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? दो विरलनों के बीच की दूरी, दो संपीड़नों के बीच की दूरी, एक सुरंग या एक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सॉरी, दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो गर्त के बीच की दूरी। ये क्या है? यहाँ पर एक गर्त है ना एक तरीके से यहाँ पर ये, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको? आयाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो तरंग की चाल बराबर v बराबर होता है पाई लैम्बडा बटा में टी। लैम्बडा क्या है? लैम्बडा का मतलब लैम्बडा क्या है? दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, और टाइम क्या है? समय का मात्रक सेकंड। तो मात्रक तरंग की चाल का मीटर पर सेकंड होता है। चाल जब भी आए ना, किसी की भी चाल आए चाहे, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि मैथ में मीटर पर सेकंड होता है इसका मात्रक, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। चाल पहला पॉइंट बताओ क्या था इसमें? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। देखो विभिन्न माध्यमों का मतलब होता है ठोस में और किसमें? द्रव में और किसमें? गैस में। कितने माध्यम होते हैं? तीन माध्यम होते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात आती है किसकी? दाब की। फिर किसकी आती है? ताप की। पहले ताप की, फिर किसकी? दाब की। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने आपको बताओ, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, उसके बाद है चौथा पॉइंट। बताओ पहला पॉइंट क्या था? हाँ? देखो वायु में, इसमें वायु में ध्वनि की चाल पर, वायु में ध्वनि की चाल का पर ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। और दूसरा था वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। वायु में ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। तीसरा था वायु में ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर किसका? वायु गति का प्रभाव। ऐसे लिख लो डायरेक्ट। तीसरा था वायु में ध्वनि की चाल का आर्द्रता का प्रभाव। वायु में ध्वनि की चाल का, ध्वनि की चाल पर है ना, आर्द्रता का, आर्द्रता का प्रभाव। कितने हो गए? चार हो गए। पहला पॉइंट वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, वायु में ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव? वायु गति का प्रभाव। और वायु में ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव? आर्द्रता का प्रभाव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। तो वायु में ध्वनि की चाल पर तो क्या होगा बताओ? V समानुपाती अंडर रूट टी, यही होगा क्या? देखो पहला होगा V समानुपाती अंडर रूट टी। आप इसी बात को समझो, ठीक है, बस
आपको यही बात इसके अंदर समझनी है और कोई बात नहीं समझनी है। v का मतलब होता है वेग और t का मतलब होता है तापमान। तापमान को हम कह सकते हैं परम तापमान, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और अंडर का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो जो वेग है ना, मतलब कि जो तरंग की जो चाल होगी, ध्वनि की, वायु में ध्वनि की जो चाल होगी ना, मतलब वेग होगा, वायु में ध्वनि की जो चाल होगी वो परम तापमान के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, आ गई ना। सेकंड बात क्या है, वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। तो बताओ दाब के प्रभाव में क्या लिखवाया था मैंने आपको, बताओ। देखो इसमें ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो नोट में क्या लिखेंगे, क्यों। देखो वायु में किस पर, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। क्यों नहीं पड़ता है मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि जो प्रेशर होता है उससे ही टेम्परेचर का निर्माण होता है। समझ में आ गई ना मेरी बात। तीसरा पॉइंट, वायु में ध्वनि की चाल पर वायु गति का प्रभाव। वायु में ध्वनि की चाल पर वायु की गति का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर वायु की गति का प्रभाव। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि ध्वनि की चाल पर वायु गति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहां पर इसमें पहला नोट था ये, आप क्या है दूसरा नोट देखो क्या है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये बताओ कि वायु की गति ये है, इधर वायु की गति है, अपन कह सकते हैं कि किसकी गति है, वायु गति। इसको आपने मान लिया क्या, u मान लिया। और ये क्या है, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, या ऐसे लिख सकते हैं अपन, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति। आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसकी गति को अपन ने वायु w मान लिया, क्या मान लिया, वायु की गति इधर जा रही है, ध्वनि की गति इधर जा रही है। तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों क्या होंगे, u प्लस w होंगे। क्यों होंगे ये बात आप समझना, क्यों होंगे, क्योंकि एक साइड में हवा चल रही है, एक ही तरफ एक ही दिशा में वायु की गति, साउंड उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब ये प्लस होंगे दोनों। और तीसरा नोट क्या इसी के अंदर, अगर मान लो वायु की गति इधर है तो ये u है, अगर ये वायु की गति इधर है w है, तो ये क्या होंगे, u माइनस क्या होंगे, w होंगे। इनका अंतर होगा, मतलब किसी ने किसी एक की ज्यादा होगी और किसी ने किसी एक की क्या होगी, कम होगी। इतने ये पॉइंट सारे समझ में आ गए, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, मतलब कि लास्ट पॉइंट, वायु में ध्वनि की चाल पर, वायु में किसकी चाल पर, वायु में ध्वनि की चाल पर क्या है, आर्द्रता का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो वायु में ध्वनि की चाल पर, वायु में ध्वनि की चाल पर, की चाल पर किसका प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों है, ध्यान से समझना आप। देखो वायु की तुलना में जलवाष्प का घनत्व कम होता है, तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट इसमें, वायु की तुलना में, वायु की तुलना में जलवाष्प का क्या है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। एक बात ध्यान से सुनो आप पहले, कैसे कम होता है जलवाष्प का घनत्व वायु की तुलना में, किसकी तुलना में। देखो जल का मतलब होता है वाटर,
और वाष्प का मतलब होता है वेपर। आपने कभी देखा है कि जलवाष्प का घनत्व कम क्यों होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान बटा में क्या होता है? आयतन होता है। तो आयतन उसका कम होगा ना, तभी तो द्रव्यमान उसका घनत्व के बराबर होगा। जितना द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो आयतन डेफिनेटली कम है। अगर किसी में द्रव्यमान ज्यादा है तो आयतन कम है। आपने चांदी देखी होगी, द्रव्यमान कम होगा, वजन कम होगा, तो उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा ना। द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व डेफिनेट सी बात है क्या है? कम है। तो ऐसे ही वायु की तुलना में जलवाष्प का दोनों देखो, एक तो हवा चल रही है और एक क्या है? जलवाष्प। आपने बारिश देखी होगी कि जब आपका की हवा चलती है ना, तो बारिश आने की संभावना रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? बताओ बताओ ना। बारिश अगर मान लो आ रही है पहले से और हवा चल गई, तो बारिश बढ़ेगी या घटेगी? हैं? घटेगी ना, कन्फर्म है ना ये। तो वायु की तुलना में बूंदों का घनत्व, बूंद क्या है? एक वाष्पित है। नहीं बैठी बात समझ में? तो इसलिए जलवाष्प की मात्रा कम होती है वायु की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जलवाष्प युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा। अब देखो, वायु तो मतलब वायु की तुलना ज्यादा है, मतलब वायु का तुलना में किसका घनत्व कम है? जलवाष्प का। अब जलवाष्प में दो चीज आ जाती हैं। जलवाष्प में कितनी चीजें आ जाती हैं? एक तो आ जाती है नमी युक्त जलवाष्प, नमी युक्त जलवाष्प, ध्यान से सुनना आप इसको। और एक क्या जाती है? आर्द्र युक्त, आर्द्र युक्त जलवाष्प, आर्द्र युक्त जलवाष्प। देखो, ये ए नंबर है और ये क्या है? बी नंबर। अब दो चीजें हैं इसमें पढ़नी है। देखो, आर्द्र युक्त, देखो जलवाष्प युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा। जलवाष्प युक्त वायु का घनत्व, तो जलवाष्प युक्त किसको कहेंगे? जलवाष्प युक्त वायु का घनत्व, युक्त वायु का घनत्व, वायु का घनत्व किससे? बताओ, जलवाष्प युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा। शुष्क वायु, शुष्क शुष्क युक्त वायु के घनत्व से कम होगा। ध्यान से सुनते जाओ, से कम होगा। ध्यान से सुनते जाओ पहले एक बार। देखो, नमी युक्त को बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। आपने देखा होगा, गेहूं आपको सीले सीले नहीं दिखाई देते, लेकिन सीलन हो जाती है, आ जाती है ना। अरे गेहूं की सीलन, बाजरे की सीलन, नहीं पता? तो बताओ, तो बताओ वजन किस में ज्यादा रहता है? बताओ। नमी में ज्यादा रहता है ना। अगर ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी तो क्या होगा? तो अगला पॉइंट लिखना है इसमें। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग बराबर होता है अंडर रूट वाई पी बटा में रो। तो इसमें ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग बराबर, ध्वनि का वेग बराबर, वेग को क्या बोलते हैं? v बराबर अंडर रूट वाई पी बटा में होगा यह है रो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? घनत्व। क्या बोलते हैं? इसको घनत्व बोलते हैं। और P क्या है यहाँ पर? P क्या है यहाँ पर? दाब। क्या है? दाब, प्रेशर। और ये P नहीं, ध्यान रखना, रो है, रो बोलते हैं इसको। इसको डेंसिटी बोलते हैं, मतलब कि डी टाइप में बोल सकते हैं कि घनत्व है। ये क्या है यहाँ पर? घनत्व। ठीक है,
और ये वाई क्या है? गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। गैस की वाई क्या है? वाई गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। ठीक है। देखो यहां पर क्या है, ध्वनि का जो वेग है ना वो किसके किसके समानुपाती होता है? देखो ये क्या है, घनत्व के तो क्या होता है? व्यतुक्रमानुपाती। वर्गमूल मतलब घनत्व के वर्गमूल के व्यतुक्रमानुपाती। और इसके दाब के और गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के गुणनफल के क्या होता है? वर्ग के समानुपाती। ठीक है। तो उसके बाद इसलिए आर्द्रता युक्त वायु में ध्वनि की भी चाल अधिक होगी। आर्द्रता युक्त मतलब जो होता है इसका मतलब इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक। ध्वनि की चाल अधिक होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ध्वनि की चाल पर आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। देखो पांचवा है वायु में ध्वनि की चाल पर आवर्ती तथा किसका प्रभाव? तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। तो याद रखना कि वायु में ध्वनि की चाल पर आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। MACH मैक संख्या। मैक संख्या को ठीक है नोट कर लो। मैक संख्या MACH मैक नंबर। मैक नंबर ठीक है, बात नहीं। मैक संख्या देखो मैक संख्या को लिख सकते हैं आप। इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट किससे करते हैं? एम से। तो आपको ये याद रखना है कि डिनोट किससे करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं मैक संख्या होती क्या है। किसी माध्यम में निश्चित ताप व दाब पर किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। देखो m बराबर क्या होगा? m बराबर मतलब किसी माध्यम में किसकी चाल? किसी माध्यम में वस्तु की चाल। किसी माध्यम में वस्तु की चाल तो क्या बोलते हैं? माध्यम अगर है तो उसको हम बोलेंगे कि किसी माध्यम में वस्तु की चाल, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? v बोल सकते हैं। ठीक है। बटा में उसी माध्यम में किसकी चाल? माध्यम में किसकी चाल? ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल। तो इसको क्या बोलेंगे? सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सी बोल सकते हैं। तो ध्यान सुनना, m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन में c। मैक नंबर को किससे दर्शाएंगे? m बराबर v अपॉन में c। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। याद रखना इसको।
उसके बाद है ध्वनि बूम। अगला टॉपिक क्या आता है? ध्वनि बूम। ध्वनि बूम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। सोनिक बूम। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, ध्वनि बूम क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, ध्वनि बूम का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ध्वनि बूम होता क्या है। ठीक है, मैथ संख्या का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको नहीं पता हो तो याद रख लेना। जब एक वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक, जब एक वस्तु वस्तु की जो है ना चाल है, जैसे एक पिंड है वो ध्वनि की चाल से अधिक तेज गति से चलता है। जब एक पिंड किससे चलता है? ध्वनि की चाल से अधिक तेज चलता है। तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, जब एक पिंड, पिंड का मतलब वस्तु हो सकती है कोई, जब एक पिंड ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चलता है, अधिक तेज चलता है, अधिक तेज चलता है, ध्वनि की चाल से क्या चलता है? अधिक तेज चलता है। क्या चलता है? अधिक तेज चलता है। तो उसके पीछे प्रघाती तरंगों का एक विस्फोटक शोर उत्पन्न होता है। तो उसके पीछे विस्फोटक तरंगों का, विस्फोटक तरंगों का क्या होता है? शोर उत्पन्न होता है। शोर उत्पन्न होता है। देखो, जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक चलता है, किससे चलता है? उसके पीछे प्रघाती तरंगों का एक विस्फोटक शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को ध्वनि बूम कहा जाता है। इसी शोर को क्या कहा जाता है? इसी शोर को क्या कहा जाता है? को ध्वनि बूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि बूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि बूम कहा जाता है। उदाहरण जैसे जेट वायुयान, रॉकेट, गोलियां। तो आप उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल, जेट वायुयान, आपने गोली देखी होगी, गोलियां। और क्या देखा है? रॉकेट। इन सभी में क्या होता है बताओ? इन सभी को हम ध्वनि बूम कहते हैं। मैंने क्या कहा? जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेज चलता है तो उसके पीछे विस्फोटक तरंगों का एक शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को ध्वनि बूम कहा जाता है। तो एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेज चलता है, मतलब समझ में आ रही है? ध्वनि की चाल। आपने रॉकेट देखी है, तो रॉकेट जब, रॉकेट की जो ध्वनि होती है ना, उस ध्वनि से भी तेज चलता है वो। मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे मान के चलो मैं आपसे एक बात कहूं, प्रकाश की तरंग और एक ध्वनि की तरंग, या प्रकाश की चाल या ध्वनि की चाल, दो चीजें हैं। आप इनको देखो ध्यान से। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में कई बार क्या होता है कि बिजली चमकती हुई दिखाई देती है आपको, लेकिन उसकी गर्दन क्या दिखाई देती है? बाद में। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? तो चाल किसकी ज्यादा हुई? पहले आपको क्या है? बिजली मतलब ऊपर चमकती हुई दिखाई देती है, बिजली का मतलब प्रकाश हो गया, तो प्रकाश की चाल। और ध्वनि कब दिखाई देती है? तो मतलब प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। बात बैठ गई समझ में? नहीं बैठी? उसमें दो पॉइंट हैं। ध्वनि बूम, नाम ऐसा है ध्वनि बूम। तो देखो ध्वनि बूम के अंदर क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझना। मैं आपसे कह रहा हूं कि रॉकेट चल रही है। क्या चल रही है? रॉकेट। रॉकेट क्या है? खुद वस्तु है। रॉकेट क्या है? खुद, रॉकेट क्या है? खुद वस्तु है। और रॉकेट की ध्वनि, तो आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रॉकेट जो है ना, रॉकेट, एक तो रॉकेट खुद वस्तु हो गई और उसकी ध्वनि हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब एक पिंड, मतलब कि जब रॉकेट है ना, ध्वनि की चाल से अधिक तेज चलती है, मतलब जितनी आवाज उसकी चल रही है, आ रही है ना रॉकेट की, उससे भी तेज चलती है वो रॉकेट। नहीं बेटी मेरी बात सुनो, रॉकेट की स्पीड रॉकेट की साउंड से ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? मतलब बाइक की स्पीड बाइक की साउंड से ज्यादा है।
समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? उसको क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अब तो आगे समझ में भी नहीं आया। अरे साइकिल चल रही है, साइकिल की स्पीड साइकिल की साउंड से ज्यादा है। ठीक है, कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड ट्रेन की साउंड से ज्यादा है, उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि बूम। उसके बाद आता है, लिख लो पहले इसको।